हेलो गाइस, मेरा नाम सीमा परवीन है। मैं आज पढ़ाने वाली हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसे मुझे टॉपिक मिला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोगों को पता है हमारे गांधी जी ने स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा महामंदी थी और कुछ वहाँ पे ब्रिटिश सरकार से हमारे भारतीय लोग बहुत परेशान थे। खास करके जो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस अधिनिवेशन थे, वो लोग ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उन्होंने एक नेहरू एक्ट पारित किया था जो कि अंग्रेज़ों ने खारिज कर दिया था और वहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने दिया था, उसको ले लिया था। इसलिए अंग्रेज़ लोग, इसलिए कांग्रेस अधिनिवेशन में कुछ ज़्यादा ही वो एग्रेसिव हो गए थे, मतलब वो ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे धीरे धीरे। फिर उन्होंने 1929 में कांग्रेस अधिनिवेशन पारित किया जो लाहौर में पारित किया था। लाहौर में इसको हम इसलिए इम्पोर्टेंट मानेंगे क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज की लक्ष्य प्राप्त हुई थी तथा यहाँ पर भारतीय जो तिरंगा था, यहाँ पर भारतीय तिरंगों को फहराया गया था। वहीं पर लोग अपना हाथ जोड़ के गांधी जी से विनती की, गांधी जी आप मदद की गुहार मांगी, मतलब कि गांधी जी आप मेरा हेल्प कीजिए, अब हम लोगों से नहीं हो रहा है। तब गांधी जी ने बहुत सोचा, फिर कहा कि ठीक है हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। किंतु उन्होंने कहा लेकिन हम अहिंसा से करेंगे, हिंसा से नहीं। हम हिंसा यदि करेंगे तो हम ये असहयोग आंदोलन वापस ले लेंगे। फिर उन्होंने वहाँ के लोग जो थे वहाँ पे वो लोग कहा ठीक है, उन्होंने हाँ में हाँ भरा और बोला हम लोग भी आपका साथ देंगे। और वो लोग भी बहुत जागृत हुए आंदोलन, क्योंकि भारत के हर वर्ग के लोग अंग्रेज से परेशान थे, वो सब क्रांति चाहते थे कि वो लोग अंग्रेजों से क्रांति चाहते थे, इसलिए वो लोग ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। फिर गांधी जी ने दफ्तर में जाकर सब नोट किया, फिर कहा ठीक है हम असहयोग आंदोलन करेंगे। फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन करने के लिए उन्होंने इरविन को 11 सूत्री पत्र भेजा। 11 सूत्री पत्र मतलब उसमें 11 नियम थे, 11 मांग मांगी थी कि 11 मांग हमारी पूरी करें। 11 सूत्री पत्र में पहला तो उन्होंने कहा था लगान 50% कम कर दिया जाए। दूसरा उन्होंने कहा सैनिकों के खर्चे आधे कर दिए जाए। तीसरा उन्होंने कहा था कि जो सरकारी दफ्तर हैं उनके खर्चों में 50% कमी कर दिया जाए। चौथा उन्होंने कहा था कि विदेशी जो कपड़ा, विदेशी सामान, उसकी आयात कम कर दिया जाए। पाँचवा उन्होंने कहा कि अब जो भारतीय तटीय मार्ग है उसमें सिर्फ भारतीय जहाज़ आएंगे और आप लोग की जहाज़ नहीं आ पाएंगे। छठवां उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थ, ये गुप्तचर जो सामान नियंत्रण कर दीजिए, गुप्तचर। फिर पाँचवा उन्होंने कहा था कि नशीले पदार्थ और जलपान का निषेध कर दिया जाए। फिर उन्होंने कहा नमक कर हटा दिया जाए, नमक कर कम कर दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो राजनीतिक बंदी हमारे जो जेल में आपने ज़बरदस्ती बंद किया उसको आप रिहा कर दिया जाए। आखिरी उन्होंने कहा था 1 शीलिंग हटाकर 4/4 उसको पेश कर दिया जाए। इस पत्र के बजाय कुछ लोगों ने बहुत एग्रेसिव हुए, बहुत लोग गुस्सा हुए क्योंकि उन्होंने इसमें सरदार भगत सिंह थे उनकी फांसी होने वाली थी, तो कुछ लोगों ने गुस्सा हुआ कि इन्होंने सरदार भगत सिंह की मांग नहीं की कि उनके फांसी ना दिया जाए। इसलिए कुछ लोगों ने बहुत गुस्सा हुआ कि ये आपने गलत लिखा, किंतु गांधी जी ने इसको पारित कर दिया और उन्होंने दिया इरविन को। किंतु इरविन ने क्या किया, इसको खारिज कर दिया और गांधी जी को बहुत गुस्सा आया कि इसको खारिज कर दिया। उन्होंने इतने मेहनत से लिखा और वो खारिज कर दिया। तो उन्होंने कहा हमने तो आपसे रोटी मांगा पर आपने तो हमें पत्थर दे दिया। किंतु उन्होंने बहुत गुस्सा होकर फिर उन्होंने 20 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा निकाली। 20 मार्च को निकले साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, वहाँ से निकले। फिर 6 अप्रैल को दांडी मार्च पहुँचे। दांडी मार्च जो नवसारी ज़िले में पड़ता है, दांडी मार्च पहुँचे और वहीं पर नमक उठाकर नमक का उल्लंघन किया। जो ब्रिटिश सरकार नमक नियम निकालते उसका उल्लंघन किया। और जन गाँव में सबको बताया कि नमक आंदोलन, अब हम खुद बनाएंगे, हम लोग खुद बनाएंगे और किसी की ब्रिटिश सरकार के सहारे नहीं रहेंगे, हम लोग खुद बनाएंगे और खुद वो करेंगे। फिर उन्होंने आंदोलन किया, बहुत ज़्यादा वहाँ के प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया, गांधी जी को जेल में भी डाल दिया, किंतु उन्होंने हार नहीं माना, निकल के फिर इसको आंदोलन किया और किंतु कुछ कारणों से नहीं लिया गया, लेकिन उन्होंने मेहनत किया। इसका प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा कि जो अंग्रेज सरकार थी उनको भारतीय शक्ति की वो सामना करना पड़ा। भारतीय शक्ति का पता चल गया था कि भारत बहुत शक्तिशाली है, उनका यह प्रभाव पड़ा। और जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन हो, इरविन ने बड़े जो वो होते हैं अंग्रेज, बड़े कांग्रेस के नेताओं को वो आमंत्रित किया, किंतु कुछ लोग नहीं गए, अलग बात है, लेकिन उनको भारतीय शक्ति का पता चल लग गया था। दैट्स इट, थैंक यू। नमस्कार, अभ्युदय श्रावस्ती में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज एक बार फिर हम लोगों को भी आप लोगों के साथ बोलने का, बताने का मौका मिला है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपको कुछ अलग बताया जाए। हम लोग आज गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो गांधी जी के बारे में बात करें तो जैसा आप सभी को पता है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, तो ये सब समान है। लेकिन बात ये है ना कि उसके बाद उनके साथ क्या हुआ,
तो मैं उनकी छोटी छोटी कुछ पॉइंटेज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब गांधी जी 6 वर्ष के तक के थे, मतलब उनके प्रारंभ के 6 वर्ष उन्होंने पोरबंदर में ही बिताए, जहाँ पे कठियावाड़ मतलब जहाँ उनका जन्म हुआ, वहीं पे उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। जो चीज़ आज के ज़माने में हम लोग आंगनबाड़ी में और LKG UKG में क ख ग पढ़ते, ये चीज़ें उन्होंने वहीं पे पढ़ी। फिर उसके बाद 6 वर्ष बाद उनके जो दादा थे उत्तम चंद गांधी, वो उस समय वहाँ के राजा के दीवान थे। और फिर उनके जो पिता थे मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी के जो पिताजी थे, वो राजकोट चले आए और राजकोट में उनकी जो है वहाँ पे वो दीवान बने, वकील के रूप में मतलब कार्यरत रहे, दीवान रहे थे। तो उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ ना कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहाँ से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मैट्रिक की। आज हम लोग मैट्रिक को आपने सुना होगा कि मैट्रिक उस समय हाई स्कूल को मैट्रिक की परीक्षा कही जाती थी। और वो हाई स्कूल की परीक्षा उस समय बहुत बड़ी परीक्षा मानी जाती थी, बहुत बड़ी। जैसे आज के समय में PhD होता है, ग्रेजुएशन होता है, इसे हम लोग उच्च मान्यता देते हैं, तो वैसे उस समय उस चीज़ों को दिया जाता था। हम इसी तरह से बता दें, आज हम आपके सामने उनके 4 बेटों के बारे में बताना चाहता है और कुछ ऐसी चीज़ें उनकी बताऊंगा कि जिससे आपको थोड़ा, हमें पता है कुछ लोग सुने होंगे और कुछ लोग नहीं सुने होंगे, समझोगे तो आप समझिएगा। हमें उनसे पहले जर्मन के जो एक आइंस्टाइन थे, महान साइंटिस्ट, उनकी एक लाइन याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि शायद ही आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी ये यकीन करेगी कि कोई मांसहांड का प्राणी मतलब विचाररत रहा है अपने धरती पर, शायद ही कोई आने वाला जनरेशन हमारा मान सकता है। तो इस पे मैं आपको बता दूं, गांधी जी के 4 बेटे थे। पहले का नाम हरीलाल, दूसरा मणिलाल, तीसरा रामदास और देवदास। अब प्रश्न ये फंसता है ना कि कई जगह ये पूछा जाता है कि गांधी जी के कितने बेटों का जन्म भारत में हुआ और कितने बेटों का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ। ऐसा क्या रीज़न था कि वो साउथ अफ्रीका उनको जाना पड़ा? तो आपको भी पता है कि वहाँ के एक व्यापारी थे अब्दुल्ला खान करके, उनकी जो है वहाँ पे व्यापार करते थे। तो उनके बिजनेस के वहाँ के जो वकील मतलब कि जो केस लड़ रहे थे, तो वहाँ के वकील के मतलब वहाँ के लॉयर का कहना था, मतलब वहाँ का वकालत जो था, न्यायालय का कहना था कि आप अपने गुजराती भाषा के किसी को ले आइए, मतलब कि जो वहाँ गुजराती लैंग्वेज बोले। तो गांधी जी उस समय वहाँ के बैरिस्टर वकील बने थे, तो उन्होंने वहाँ जाके पहला केस विदेश में लड़ा था, साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ जाके वो बसे। अब ये है कि उनका जन्म, गांधी जी का विवाह जो है कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। प्रश्न ये फंसता है कि कस्तूरबा गांधी, आपको बता दें, गांधी जी से 6 महीने बड़ी हैं। आप 11 अप्रैल 1969 को कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर 1969 को महात्मा गांधी का। अब ये आप लोग के प्रश्न है कि दोनों में महीने और दिन का कितना अंतर था, वो आप लोग अपना देख लीजिएगा, लेकिन लगभग 6 महीने का अंतर माना जाता है उन दोनों के जन्म में। तो ये भी फंसता है प्रश्न कि कस्तूरबा गांधी बड़ी थी या छोटी थी, इस तरह से भी हम लोग से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कस्तूरबा गांधी जी से 6 महीने बड़ी थी। ये कस्तूरबा गांधी पोरबंदर के एक व्यापारी थे गोकुलनाथ, उनकी मतलब ये पुत्री हैं। तो उनके साथ इनका विवाह हुआ था गांधी जी का। और गांधी जी के माता जी का नाम पुतलीबाई था, जो कि करमचंद गांधी जी के 4 पत्नियां थी और ये सबसे छोटी थी और ये एक धार्मिक संस्करण की थी। इसलिए आप ये भी प्रश्न फंसता है कि गांधी जी मतलब कि वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियंस, मतलब उनका किस तरफ अधिक वो था। ये भी तो वो धार्मिक संस्कृति, तो उनका मांसाहार में कोई वो नहीं रहता था रुचि, वो शाकाहार जीवन ही व्यक्त करती थी, इस तरह से रहता था। तो अब हम बात करें गांधी जी के 4 बेटों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, हरीलाल के बारे में बताएं, इनका जन्म अपने भारत में हुआ। अभी मैंने आपसे पूछा कि कितने बेटे का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ और कितने का जन्म भारत में। तो गांधी जी के दोनों बड़े बेटे हरीलाल और मणिलाल, इन दोनों का जन्म यहीं पर हुआ। 18 जून 1888 को गांधी जी के सबसे बड़े बेटे हरीलाल का जन्म हुआ था, जो कि अपने भारत में हुआ। और उनके दूसरे बेटे का जन्म 1892 में हुआ, अब नहीं यहाँ, और 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। लेकिन प्रश्न ये है ना कि आपको बता दें, मणिलाल जो उनके दूसरे बेटे थे मणिलाल, ये जन्म तो यहाँ हुआ, लेकिन इन्होंने अपने वंश मतलब कि अपने आप को पूर्ण तरह से मूल निवासी जो है साउथ अफ्रीका का मान लिया, वो वहीं पे जाके बस गए। आज भी उनके वंशज मतलब उनके बेटे के बेटे जो भी हैं, वो आज भी वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, उनका यहाँ से कोई वो नहीं है, मतलब वो यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने अपने आप सारा चीज़ वहीं मान लिया। और आप अभी हमारे बीच में एक लोगों ने बताया इंडियन ओपिनियन के बारे में, उनके समाचार पत्रक के बारे में बताया था। तो मैं आपको बता दूँ,
कि इसकी बात जो मतलब वहाँ पे जो रख रखाव करा जा रहा था इंडियन ओपिनियन का, वो मणिलाल के ही मणिलाल ही करते थे। और आपको बता दें हरिलाल जिनका जन्म हुआ था, इनकी मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाता हूँ। इनकी रोचक कहानी क्या है ना कि इनकी जिसके साथ इनकी पत्नी का नाम गुलाब था। प्रश्न फंसता है कि मणिलाल की पत्नी हिंदू थी या मुस्लिम, तो वो मुस्लिम थी। हरिलाल की पत्नी का जो मुस्लिम थी। अभी हम आपको बताएंगे कि इनके एक बेटे ने लव मैरिज शादी भी की थी। उस ज़माने में भी मतलब लव मैरिज हुआ करते थे, अभी क्या है वो भी बताते हैं। तो मतलब गुलाब के इनके पत्नी का नाम था। आपको बता दें ये भी गांधी जी से कहे कि हमको भी आपकी तरह बैरिस्टर बनना है, दीवान की वकील का कार्य करना है। तो लेकिन गांधी जी के सामने जब इन्होंने अपनी प्रस्ताव रखा तो गांधी जी ने उसे मना कर दिया, कहा कि पाश्चात्य शैली से अंग्रेज़ों को नहीं वो किया जा सकता है, हमको उनके विरोध में रह के कार्य करें। मतलब कि उनके तरह से अब वो कह रहे थे तो उनको मतलब लंदन जाके विदेश जाके पढ़ाई करने की बात कही गई थी, तो इस तरह से तो उन्होंने मना कर दिया। तो 1911 में हरिलाल ने घर छोड़ दिया। अब पॉइंट की बात आपको एक बता दें, हरिलाल ने इस्लाम को भी अपनाया था। अब कब अपनाया था? 1930 के दशक में उन्होंने घर मतलब 1911 में घर छोड़ दिया, और लेकिन उन्होंने 1930 के दशक में उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। और जब इस्लाम धर्म को अपनाया तो प्रश्न फंसता है कि अब्दुल्ला गांधी किसे कहा जाता है। तो अब्दुल्ला गांधी उनका नाम पड़ा, ये हरिलाल का इस्लामिक नाम, इस्लाम में जब उन्होंने धर्म को लिया तो उनका नाम अब्दुल्ला गांधी हो गया। उनको तो अब्दुल्ला गांधी उनको कहा जाता है। लेकिन वे आर्य समाजी थे, उन्होंने इस्लाम में उतना रख रखाव नहीं किया, और फिर वे जो है अपने मतलब कि आर्य समाजी होने के कारण आ गए। और उनका अगर मृत्यु देखें तो हमने अपने किताब में देखा है तो 1948 में मतलब उनका डेथ हुआ था, उनके बड़े बेटे का। अब हम बात करते हैं मणिलाल की। मणिलाल की बात करें तो हमने आपको बताया कि इनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन ये जाके साउथ अफ्रीका में जब इनके छोटे थे, 1 साल के थे, तभी इनके पिताजी इनको लेके गए थे। तो वहाँ पे जब जाकर ये बस गए तो वहीं पे अपना मूल वंशज मान लिया, और वहीं पे अपना आज भी उनके वंश, उनके पोते मतलब उनके जो बेटे के बेटे जो वंशज है वो आज भी साउथ अफ्रीका में ही है, यहाँ से नहीं वो किया है। अब प्रश्न ये है ना कि देखिए उनकी पत्नी का नाम सुशीला था, वो भी भारत की थी, वो भी वहाँ जाके उनके साथ बस गई। अब हम तीसरे बेटे की बात कर रहे हैं। तीसरे बेटे की बात में रोचक है, और एक पॉइंट बता दें, मैंने हरिलाल के बारे में नहीं बताया। हरिलाल की जो बेटी थी, कहा जाए गांधी जी की पोती, मनु, उसका नाम मनु था। जब गांधी जी ने अंतिम सांस ली थी तो उसी के गोद में लिया था। मतलब कि जब गांधी जी को गोली लगी थी तो गांधी जी ने जो अंतिम सांस लिया था वो मनु के ही गोद में लिया था। उस समय वो उनके साथ बिरला मंदिर में मौजूद थी। और वो हमेशा हरिलाल ही नहीं, हरिलाल उनके साथ नहीं रहते थे, बाकी के 3 बेटे गांधी जी को बहुत मानते थे, गांधी जी को अपने, लेकिन हरिलाल की एक बात नहीं मानी, वकीलत वाली, तो उन्होंने घर छोड़ दिया, फिर वो अलग चले गए अपना। लेकिन उनकी जो पोती थी वो इन्हीं के साथ हमेशा गांधी जी के साथ रही। अब हम बात करते हैं, हमने हरिलाल के बारे में बताया, मणिलाल के बारे में बताया। अब 2 पुत्र और हैं जिनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था, रामदास, देवदास। रामदास का जन्म जो है 1897 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक। इन्होंने जो है वही मतलब ये जो है वहीं के रहने वाले थे, लेकिन ये गांधी जी के कहा जाता है सचिव थे। मतलब गांधी जी के सचिव, जैसे सेक्रेटरी से इनके साथ रहन सहन करना, जितने आंदोलन किए हर जगह गांधी जी का साथ इन्होंने दिया, और खुल के जो है भारत में मतलब अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्य किया। अब इनका एक पुत्र था, रामदास का एक पुत्र था जिसका नाम था कानू गांधी। बड़े पॉइंट की बात बता रहे हैं आपको। कानू गांधी को हनुमान गांधी भी कहा जाता है। क्यों कहा गांधी जी का हनुमान कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1938 के दशक के बाद वो एक फ़ोटोग्राफ़र के उसमें थे, उस समय कहा जाए फ़ोटोग्राफ़र, तो वो मतलब गांधी जी की जितनी भी तस्वीरें खींची गई, आज आपके नोटों पे जो गांधी जी की तस्वीर है वो कानू गांधी द्वारा ही खींची गई फ़ोटो है। और एक चीज़ आपको बड़े खबर की बता दें, कानू गांधी जो है 1938 के बाद से आपकी कई सारी फिल्में आई हैं गांधी जी पर, जैसे एक मूवी है गांधी, एक है मेकिंग ऑफ गांधी। तो जीडी बिरला करके एक थे, हमको नाम में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, जीडी करके थे, उन्होंने जो है क्या किया था कि इनसे उनकी रील ली थी, गांधी जी की रील को ख़रीदा था, और इनको और किसी को फ़ोटो खींचने की वो नहीं थी, ये कभी भी गांधी जी की कहीं की भी फ़ोटो ले सकते थे, इनको परमिशन गारंटेड था कानू गांधी को। तो उसके बाद जो है फिर ये फ़ोटोज़ वगैरह खींचते, तो जो हमने आपको गांधी मूवी बताई मेकिंग ऑफ गांधी के, तो उसमें कुछ गांधी जी के पिक्चर्स दिखाए गए। वो पिक्चर्स जो है, फ़ोटोज़ जो है,
वीडियो जो वो इन्होंने ही खींची थी, इन्हीं की खींची हुई पिक्चर्स थी। और तो ये इस तरह से इनके साथ रहे। और इन्हीं की पोती भी थी जो गांधी जी के ही साथ रही, मनु के साथ मतलब पोती भी एक इनकी थी, वो भी इनकी रही, मतलब कि रामदास की जो बेटी थी वो गांधी जी के साथ रही। अब हम बात करते सबसे छोटे वाले बेटे की। सबसे छोटे बेटे का नाम देवदास था। देवदास का जन्म सन 1900 में हमारे साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। अब बड़े मज़े की बात बता दें, मैंने भी आपको बताया लव मैरिज की बात, तो प्रश्न कभी पूछा नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस खुदा की देन हो तो पूछ भी सकता है कि गांधी जी के किस बेटे ने लव मैरिज मतलब कि प्रेम विवाह किया, तो वो हमारे कौन थे? देवदास। ठीक, अब देवदास तो थे। अब आपको बता दिए इन्होंने किसके पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ। तो आप लोग ये बताइए, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। उन्हीं की पुत्री लक्ष्मी थी जिनके साथ इनका प्रेम विवाह हुआ था। यही एक पॉइंट की बात है इनके में। और ये भी जो है 1988 तक अपने देश में थे। इनका अंतिम क्षण था। इस तरह से उनके 4 बेटे के बारे में मुझे जितनी जानकारियाँ थी मैंने आपको दिया। और बाकी एक आध बाई मिस्टेक हो सकता है, आई थिंक नहीं हुआ है। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयुषी गौड़ एंड मेरा टॉपिक है गांधी इरविन समझौता। द्वितीय गोल में संमेलन से पहले गांधी जी और वाइसरॉय इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसको हम गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता या शांति समझौता के नाम से जानते हैं। ये समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इससे पहले 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर मेरा खत आपसे कोई अपील नहीं कर रहा है तो इस महीने की 11 तारीख को मैं नमक कानून के प्रावधान की अवहेलना करूँगा। इस जो ये समझौता हुआ था, इसके जो बैकग्राउंड्स थे, इसमें मेनली जो 4 पॉइंट्स थे कि जो साइमर कमीशन है उसमें जो संवैधानिक सुधार करने हैं, उसमें जो कांग्रेस पार्टी है या जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष और जो भी लोग हैं, सदस्य लोग हैं, उनका इसमें साथ मिल सके। और जो मेनली एक और कारण माना जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी अनुपस्थिति। इसमें जो एक्सीडेंट हुए थे उसमें पहला जो मतलब मेनली कारण माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी को ब्रिटिश सरकार के साथ बैठने का मौका मिला था। इसके कुछ रिजल्ट्स थे, जैसे कि मार्च 1931 को कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में इसको स्वीकार कर लिया था, पर M.K. मुंशी जी ने इसका विरोध किया था, क्योंकि गांधी जी ने भगत सिंह जी का जो फांसी की सज़ा थी उसको नहीं रुकवाए थे। इसमें गांधी जी ने और इरविन ने कुछ मतलब एक दूसरे के बीच कुछ चीज़ों को स्वीकार किया था, जैसे कि जो इरविन जी की तरफ से जो स्वीकार किया गया कि वो नमक कानून मतलब भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार देंगे। भारतीय लोग विदेशी शराब की दुकानों के सामने, कपड़ों की दुकानों के सामने मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, धरना दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान जब्त की गई सारी संपत्ति वापस की जाएगी। और गांधी जी ने इसमें कुछ चीज़ों का मतलब पालन किया कि उन्होंने भी कुछ शर्तें स्वीकार की, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अपना प्रतिनिधित्व रखेगी और कांग्रेस ब्रिटिश सरकार का सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी, और अगर वो ऐसा करती है तो ब्रिटिश सरकार उस पर अपनी जो कार्रवाई है वो कर सकता है। ये समझौता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहली बार कांग्रेस सरकार और ब्रिटिश सरकार ने आमने सामने थी और कांग्रेस सरकार को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिला था। थैंक यू। परम आदरणीय श्री राकेश सर जी और हमारे प्रिय मित्र, मेरा नाम राजेश यादव है। गांधी जी के बारे में बोलना है। अभी जो है हमारे प्रिय मित्र गांधी जी के बारे में बताए पूरा कि मतलब क्या थे गांधी जी ने। सन 1915 से पहले गांधी जी के बारे में कितनी घटनाएं थीं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताया। गांधी जी के परिवार के बारे में एक एक फैक्ट पूरा बताया, जो शायद आपको इतने सारी चीज़ें फैक्ट आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा, जो सारा निचोड़ बताया। मैं बताता हूँ कि भारत में गांधी जी जनवरी 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से पहुँचते हैं, तो उस समय भारत में जितने भी क्रांतिकारी थे लगभग, जो
मुख्य थे, लगभग सब मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था शांत हो गई थी, ठप हो गई थी। क्योंकि कुछ नाम है, तिलक हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, तो ये सब लोग जो है लगभग जो है इनकी जितनी भी कार्यविधि है सब जो है समाप्त हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी? तो सन 1915 में फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई थी और तिलक जी का जो है जेल में बंद कर दिया गया था। अर्थात कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन उस समय गांधी जी जब यहाँ पर भारत में वापस लौटे थे तब बिल्कुल नहीं चल रहे थे। कहने मतलब कि जैसे गांधी जी यहाँ पहुँचते हैं तो उस समय भारत में इन अंग्रेज़ों के विरुद्ध कौन लड़ाई करे, उस समय कोई सहारा देने वाला नहीं था। कब जब है ना, जब भारत में गांधी जी पहुँचते हैं उस समय की बात है। गांधी जी जो है सबसे पहले राजनीतिक गुरु मिलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया कि भारत में आंदोलन शुरू करने से पहले आपको भारत के बारे में पूरा जानना चाहिए कि भारत में क्या स्थितियां हैं, क्या संगतियां हैं, क्या कुरीतियां हैं, आप किसके विरुद्ध लेंगे, मतलब जो है किसके विरुद्ध आपको आंदोलन शुरू करना है। पहले भारत की जो स्थितियां हैं, भारत में कितनी मतलब दिक्कतें क्या क्या हैं जो है, तो कम से कम 1.5-2 साल जो है गांधी जी ने पूरे भारत में भ्रमण किया, जो है घूमा। ठीक इसी समय बिहार में एक व्यक्ति थे राम कुमार शुक्ल, क्या नाम था इनका? राम कुमार शुक्ल था जो है। और आप लोग पढ़े होंगे कि सन 1917 में जो है चंपारण आंदोलन हुआ। चंपारण आंदोलन जिसे हम नील आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। चंपारण आंदोलन और कौन सा? नील जो है आंदोलन। बात आती क्या है कि इसमें कि दिक्कत कहाँ से शुरू हुई, ये चंपारण आंदोलन क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू किया गया। तो जैसे यहाँ पे समस्या थी कि जैसे 1 बीघा में 4 भाग कर दीजिए आप, तो बाकी 3 भागों पर नील की खेती कीजिए, बाकी जो है शेष इसका 1/4 भाग बचता है उस पर क्या करें आप, नील जो है अपने अनाज की खेती करें। मैं बता दूं कि जो है नील की खेती करने से जो ज़मीन होती है वो धीरे धीरे उसकी क्षमता कमज़ोर हो जाती है। तो भारतीय चाहते थे कि हम नील की खेती क्या करें, सबसे कम से कम करें, है ना, क्योंकि हमारी ज़मीन खराब हो जाएगी। और जो है इसके लिए कौन इसका नेतृत्व करे तो सबसे पहले राम कुमार शुक्ल जी ने जो है ये अपनी पूरी समस्या गांधी जी को बताया। और गांधी जी ने क्या किया, जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध सबसे पहले सन 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किया और गांधी जी इस आंदोलन में पूरी तरह से सफल रहे। फिर इसके बाद शुरू होता है सन 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। फिर जो है सितंबर 1918 में शुरू होता है खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन। फिर इसके बाद शुरू होता है गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट। ये जितने हैं ये सब के सब गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन हैं। कौन कौन से हैं? चंपारण आंदोलन, फिर है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर खेड़ा किसान आंदोलन, फिर है क्या है, रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये जितने भी आंदोलन हैं तो ये यहाँ चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये सब के सब जो है सब में गांधी जी पूरी तरह से सफल रहे। इनका कोई भी आंदोलन ये अधूरा नहीं रहा। लेकिन सबसे पहले गांधी जी ने जो है सत्याग्रह किया था वो रॉलेट एक्ट में शुरू किया था। सबसे पहले सत्याग्रह गांधी जी ने किसमें किया था? रॉलेट एक्ट में किया था, जो सन 1919 में हुआ था। ठीक है, मैं बता दूं कि 1919 में रॉलेट एक्ट शुरू हुआ था। ये रॉलेट एक्ट है क्या है रॉलेट एक्ट? क्या हुआ था इसमें, कोई बताएगा? रॉलेट एक्ट एक काला कानून है जिसे अंग्रेजी द्वारा लाया गया था। इसके तहत कहा गया था कि कोई भी गवर्नमेंट जो है लॉर्ड्स है, चाहे वकील, मतलब कि पुलिस वगैरह अपने से जो डिसीजन लेना ले सकती है और हम लोग फिर लागू कर सकते हैं। इस पर हम इसका विरोध। हाँ, सही बात है। कहे मतलब कि ये एक क्या था, रॉलेट एक्ट एक काला कानून था। काला कानून क्यों कहा जाता था इसे? इसलिए क्योंकि बिना किसी कहने मतलब कि शंका के आधार पर किसी भी भारतीय को अंग्रेज अधिकारी गिरफ्तार कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ शंका के आधार पर।
अब खुद सोचिए आप कि जैसे कहीं जा रहे हैं, रास्ते में 4-5 लोग हैं कहीं मतलब जैसे कहीं पर भी आप 4-5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अगर आप इकट्ठे होंगे तो क्या करेगी, जो उस समय अंग्रेजी सरकार की जो पुलिस थी वो आपको गिरफ्तार करके और जेल में बंद कर देगी। तो क्या किया था, तो गांधी जी ने सबसे पहले इसका विरोध किया और क्या कहा, जो है इस समय जो है प्रथम विश्व युद्ध का समय था, जब रॉलेट एक्ट था, तो इस समय प्रथम विश्व युद्ध का समय था और जो है जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे सभी लोगों ने कहा कि आप भारतीयों से कहें कि वो मेरी सहायता करें और जो है इसके बदले मैं क्या करूँगा, आपके लोगों को स्वराज जो है दे दूँगा। ये गांधी जी से क्या हुआ था, समझौता हुआ था, ये बात हुई थी। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने इसके बदले भारतीयों को कोई स्वराज नहीं दिया, बल्कि क्या दिया, ये रॉलेट एक्ट दिया। और इससे तमाम प्रभावित होकर के, या कह सकते हैं कि गांधी जी परेशान होकर के क्या किए, सबसे पहले सन 1920 से एक जो है आंदोलन शुरू किए, असहयोग आंदोलन। क्या शुरू किया, असहयोग आंदोलन, सन 1920 में है। तो ये आंदोलन शुरू करने के कारण कौन कौन थे, तो पहला कारण था कि रॉलेट एक्ट को लाना, दूसरा कारण था कि जो है पहला कारण था रॉलेट एक्ट, फिर था जो है कि जितने भी भारतीय हैं सबको परेशान करना, और दूसरा था जो है ये खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने क्या समझा कि हिंदू मुस्लिम की सबसे बड़ी जो है एकता देखी कि ये आंदोलन शुरू करने से इसमें हिंदू जो है और मुस्लिम भी सब एक साथ मिलकर के प्रतिभाग करेंगे, जिससे ये आंदोलन हमारा क्या होगा, सफल होगा। लेकिन अंततः क्या हुआ, फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना जो है घटित होने के बाद ये आंदोलन क्या हुआ, समाप्त हो गया। बात आती है कि जब ये आंदोलन समाप्त हो गया तो हमें इस आंदोलन का परिणाम क्या प्राप्त हुआ, या कहें मतलब कि गांधी जी का ये असहयोग आंदोलन सफल हुआ या असफल हुआ, तो क्या कहेंगे आप, असहयोग आंदोलन सफल हुआ या असफल हुआ? हाँ, तो सामान्यतः देखें तो जो है कह सकते हैं हम कि ये गांधी जी द्वारा शुरू किया गया जो है सन 1920 का आंदोलन क्या हुआ, पूर्णतः असफल रहा। लेकिन ये कहना गलत होगा, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया कि जो अभी तक कभी भी भारत में नहीं हुआ था, कहने मतलब कि कभी भी हिंदू मुस्लिम या महिलाएं एक साथ मिलकर के कोई आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। लेकिन ये पहला आंदोलन था जिसमें क्या था, ये जितने भी आंदोलन हुए थे सब के सब पहले क्षेत्रीय थे या किसी जो है एक मुद्दा विशेष था। लेकिन ये 1920 का जो आंदोलन था, ये भारत का इतिहास का ऐसा पहला जो था ये आंदोलन कि जिसमें भारत के बूढ़े बुजुर्ग या जो है मजदूर या जितने भी पार्टी लोग हैं सब के सब लोग इसमें जो है भाग लिए थे, सम्मिलित हुए थे। कि मतलब कि भारत में पहली बार हिंदू और मुस्लिम की एकता अगर हमें देखने के लिए मिलती है तो वो हमें मिलती है असहयोग आंदोलन में। और ये आंदोलन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद स्थगित हुआ। फिर इसके बाद हुआ एक जो दूसरा आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये हुआ था 1930 में। कब हुआ था, 1930 में हुआ था। अब ये बता आती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, इसके शुरू करने के क्या कारण हैं और इसके क्या क्या हमें परिणाम मिले हुए हैं। तो बात देखते हैं कि सविनय अवज्ञा क्यों शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा शुरू करने के जो कारण है वो पहला कारण कह सकते हैं आप कि जो भारतीय जो समाज था वो काफ़ी क्रुद्ध था ये इनके अंग्रेज़ों के खिलाफ, पहला कारण है। और दूसरा कारण है कि गांधी जी और यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया था, इरविन से जो है 11 सूत्री मांगे रखा था, अपना 11 सूत्री मांग रखा था इरविन से। लेकिन इरविन ने क्या किया था उस समय, ये इरविन सन 1929 से लेकर के या 30 से कह सकते हैं 1930 से लेकर के जो है 35 तक ये जो है कार्यकाल इनका जो है ये थे लॉर्ड जो है ये थे वायसराय भारत के लॉर्ड इरविन।
ये कार्यकाल इनका। और इसी समय गांधी जी ने इरविन से अपनी 11 सूत्रीय मांग रखी थी और इरविन ने क्या किया कि गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों को ठुकरा दिया था, बहिष्कार कर दिया था। अब जब ये सूत्र जो है गांधी जी के मांगों को बहिष्कार कर दिया तो गांधी जी ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। यहाँ से जो है इसके नाम से ही स्पष्ट है सविनय अवज्ञा कि हमने क्या किया कि अंग्रेजों से जो है निवेदन किया कि हमारे मांगों को जो पूरा करें आप, लेकिन अंग्रेजों ने पूरा नहीं किया और इसके विरोध में क्या किया कि गांधी जी ने एक अपना आंदोलन शुरू कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बताती है कि जो है 11 सूत्रीय मांगे क्या थी, तो शराब को बंद करना, जो है नमक कानून को मतलब भारतीयों के हक में करना और जो है जितने भी कैदी थे सबको रिहाई करना और फिर जितने भी वस्तुएँ क्या होती थी विदेशों से आयात की आती थी जो है उनका कर को बढ़ाना, क्योंकि जब कर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि भारतीय क्या करेंगे, जब वस्तुएं महंगी हो जाएंगी तो भारतीय खरीद नहीं पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश की वस्तुएं बिकेंगी और हमारे भारतीय समाज की वृद्धि होगी। और फिर तीसरा था जो है गुप्तचर विभाग की जो है बंद करना कि गुप्तचर विभाग भारत में बंद कर दिया जाए। तो ये जितने भी मांगे थी सबको सब क्या किया, इरविन ने ठुकरा दिया था और इसीलिए गांधी जी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। बस इतना ही बता पाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड सर, आज का मेरा टॉपिक है गांधी जी के किताबों के बारे में और मेरा नाम रुखसार बानो है। मेरे स्कूल का नाम है राजा ब्रेन कान सिंह पीजी कॉलेज एंड आज हम उनके किताबों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले उनकी पत्रिका के बारे में जानते हैं। उनकी पत्रिका सबसे फर्स्ट है नवजीवन, सेकंड है हरिजन एंड इंडियन ओपिनियन, अफ्रीकन न्यूज़ एंड हम आज उनकी किताबों के बारे में जानेंगे। गांधी जी की है किताब गांधी के अनुसार गीता, महात्मा गांधी का मन, शाकाहार के नैतिक आधार, गीता की अध्यापन, गांधी के शब्द, नई शिक्षा के लिए सरप्रस्ती, चरित्र और राष्ट्र निर्माण, गीता पर व्याख्यान, गांधी जी की उम्मीदें, भारत का मेरा सपना, औद्योगिक और कृषि जीवन और संबंध, स्वास्थ्य की कुंजी है भगवान, मेरा धर्म, सच्चाई भगवान है, प्रकृति इलाज, पंचायत राज, भगवान के लिए मार्ग, दुआ, रामानमा, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, आत्मसंयम बनाम आत्मभोग, हिंदू धर्म का सार, कानून और वकील, गीता का संदेश, सांप्रदायिक सद्भावना का रास्ता, ग्राम इंडस्ट्रीज, गांव स्वराज, हिंद स्वराज आदि। अगर जो देखा जाए तो जब कोई लेखक अपनी किताबें लिखता है तो ज़्यादातर समाज पर या समाज कैसे चल रहा है इन सारी चीज़ों के बारे में लिखता है। और अगर जो हम इनकी किताब गांधी जी की किताब पढ़ें तो हमें ये भी समझ में आता है कि गांधी जी का विचार कैसा था, वो लोगों के लिए कैसा सोचते थे, अपने देश के लिए कैसा सोचते थे और समाज के लिए कैसा सोचते थे। तो अगर जो हम उनकी किताबें पढ़ेंगे तो उनके विचार के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे और उनके विचारों के बारे में भी हमें पता चलेगा। यस, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नाजनीन और मेरा टॉपिक है नमक सत्याग्रह आंदोलन। जैसा कि आप जानते हैं बात मार्च 1930 की है, जब गांधी जी नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में एक नया सत्याग्रह चलाया, जिसे 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक आंदोलन के रूप में 24 दिनों तक 400 किलोमीटर की सफ़र अहमदाबाद साबरमती आश्रम के पास डांडी गुजरात तक चलाया। गांधी जी इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद सेवकों के साथ की थी। 6 अप्रैल 1930 की सुबह गांधी जी 8:30 बजे नमक कानून को तोड़ा। नमक सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के अहिंसक विरोध सिद्धांतों पर आधारित था, जिसका संक्षेप में उन्होंने वर्णन सत्य एवं बल के रूप में दिया। इसके कुछ प्रमुख कारण भी थे जो कि ब्रिटिश लोगों ने भारत के लोगों पर चाय, कपड़ा, अन्य सारी चीज़ों के साथ साथ नमक जैसी चीज़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। जैसा मतलब उस समय भारतीय लोगों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड से आने वाले नमक के लिए भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, इसलिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन को अपनाया। और जब ये डांडी तक पहुँचे तो इन्होंने एक मुट्ठी नमक लेकर
जन जन लोगों को बताया कि अब हम स्वयं नमक बनाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम प्रत्युष श्रीवास्तव। आज हम आपको बताएंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। तो भौतिक विज्ञान की जो मूल परिभाषा होती है, इसमें कोई भी जो भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि अभी लाइट बुझाने के लिए पंखे को स्विच ऑफ किया गया, ये भी भौतिक ही घटनाएं हैं, भौतिकी घटनाएं हैं। और जो भौतिक राशियाँ जो होती हैं, कोई भौतिक राशियों के बारे में जानता है क्या होती हैं? क्या क्या भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं? कितनी? तो यह आपने मात्रक के बारे में बताया। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक सदिश अदिश राशि। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? जिसमें दिशा, जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। और सदिश राशि जैसे लंबाई है, आपको बताया गया कि यहाँ से स्टेडियम चले जाएं, तो स्टेडियम में आपको दिशा भी बताना पड़ेगा कि दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है। तो ये राशियाँ हो गई सदिश। और अदिश वो होती है जिसमें वो दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपको बताना है कि ये 1 किलो का, ये 250 ग्राम का है, तो इसमें जैसे इसमें ये नहीं बताना पड़ा कि दिशा किस साइड में है। अब इसमें दिशा थोड़ी ना बताया जाएगा कि ये 250 ग्राम का है किसने। तो ये होती हैं राशियाँ। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में 2 राशियाँ होती हैं, सदिश और अदिश। और इसी को मापने के लिए मापक का उपयोग किया जाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ये मात्रक भी 3 प्रकार के होते हैं, एक मूलभूत मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक, एक पूरक मात्रक। मूलभूत मात्रक वे मात्रक होते हैं। मूलभूत मात्रक कितने होते हैं? हाँ, सही बताया, 7 होते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मात्रक मूल मात्रक होते हैं। और इन्हीं से कुछ व्युत्पन्न मात्रक भी होते हैं, वो इसी से उत्पन्न होते हैं। जैसे चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इसी से और कुछ 2, जब मात्रक की और आवश्यकता हुई तब 2 मात्रक और लाए गए, पूरक मात्रक। उसमें है रेडियन और स्टेरेडियन। जैसे कोई ये कोण का ज्ञात करना है, तो ये रेडियन, इसकी दूरी, और ये 1 और 1, ये अगर इसका चाप ज्ञात हो गया तो इससे इसकी दूरी ज्ञात हो जाएगी, यानी ये रेडियन, 1 रेडियन इसकी परिभाषा है। बस ये इसके बाद कई देशों ने अपना जैसे कई वर्ल्ड में कई राशि, सब लोग तो नाप नहीं सकते कि जैसे मीटर में पता करना है तो मीटर हर जगह सब लोग अपना, तो इसीलिए कई लोगों ने अपना सभी देशों में लगाया। जैसे FPS पद्धति, MKS पद्धति, CGS पद्धति। ऐसे ही हम ज़्यादातर जो SI पद्धति वो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, और SI पद्धति सभी पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। SI पद्धति MKS पद्धति का ही विस्तृत रूप है। तो आज हमने पढ़ा SI पद्धति, जैसे कि हमने पढ़ा कि SI पद्धति पूरे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है और इसलिए ये भी मानक हर जगह यूज किया जाता है। तो आज हमने भौतिक राशियों में राशियाँ पढ़ी, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, और जो मात्रक एवं मापन की लिए इकाइयाँ दी गई थी उसके बारे में पढ़ा। अगली क्लास हमारी फिजिक्स की और अच्छी करने का हम प्रयास करेंगे।